नमस्ते, वेलकम टू द व्यक्तित्व पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं चोला साम्राज्य के एम्परर राजा राजा आई के बारे में। वो महान चोल सम्राट जिनके बारे में मतलब आज भी इतनी बातें होती हैं। क्या नाम है, दक्षिण भारत के इतिहास में एकदम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। बिल्कुल। 985 से 1014 ईस्वी तक का उनका शासनकाल है ना? हाँ, बिल्कुल। एक ऐसे शासक जिन्होंने चोल साम्राज्य को सिर्फ एक, आप कह सकती हैं, रीजनल शक्ति से उठाकर एक विशाल समुद्री साम्राज्य, एक प्रॉपर मैरिटाइम एम्पायर बना दिया। मैरिटाइम एम्पायर, वाओ। हाँ, उनका प्रभाव देखिए, श्रीलंका से लेकर उत्तर में कलिंग तक और पश्चिम में मालदीव्स तक फैला हुआ था। और वो सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे, हाँ, बल्कि एक कमाल के एडमिनिस्ट्रेटर, एक कुशल प्रशासक और कला के बहुत बड़े संरक्षक भी थे वो। तो चलिए आज इन्हीं राजराज चोल प्रथम की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। उनके शुरुआती जीवन से लेकर उनकी विजयों, प्रशासन और वो शानदार बृहदीश्वर मंदिर तक सब पर बात करेंगे। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। शुरुआत उनके जन्म से करते हैं। उनका असली नाम तो अरुलमोजी वर्मन था, है ना? काफी पोएटिक नाम लगता है ये। हाँ, बिल्कुल। 947 ईस्वी के आसपास जन्म हुआ था। पिता थे सुंदर चोल, जिन्हें परांतक द्वितीय भी कहा जाता है, और माँ थी वानवन महादेवी। वो वेल्यर मल्यामान राजवंश से थीं। अच्छा। और अरुलमोजी वर्मन तीसरे बच्चे थे। उनसे पहले बड़े भाई आदित्य करिकालन और बड़ी बहन कुंदवई थीं। तो मतलब शाही परिवार तो था, लेकिन वो शुरू में सीधे उत्तराधिकारी नहीं थे। और उनके राजा बनने की कहानी भी थोड़ी सी नाटकीय है, जैसा मैंने पढ़ा। बड़े भाई जो युवराज थे आदित्य करिकालन, हाँ, उनकी 969 ईस्वी में मतलब बड़ी रहस्यमयी परिस्थितियों में हत्या हो गई थी। कंस्पिरेसी थ्योरीज तो आज भी चलती होंगी शायद। बिल्कुल बिल्कुल, काफी संदिग्ध परिस्थितियां थी वो। उसके बाद क्या हुआ, पिता सुंदर चोल ने आदित्य के बजाय अपने चाचा उत्तम चोल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। चाचा को भाई के बाद चाचा? हाँ, लेकिन उत्तम चोल के शासनकाल के बाद 985 में सिंहासन अरुलमोजी वर्मन को मिला। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि थिरुवलंगडू कॉपर प्लेट अभिलेख है। हाँ। वो ये कहते हैं कि उनका चुनाव एक तरह की लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हुआ था, जो चोलों में शायद प्रचलित थी। डेमोक्रेटिक प्रोसेस उस जमाने में ये थोड़ा अनयूजुअल नहीं है राजशाही के लिए? है तो अनयूजुअल। देखिए, लोकतांत्रिक का मतलब शायद आज जैसा वोटिंग वाला सिस्टम नहीं था। हो सकता है कि दरबार के जो प्रमुख लोग थे, मंत्री या सामंत, उनकी सहमति ली गई हो। अच्छा। या कोई सभा बुलाई गई हो। अभिलेख एकदम क्लियर नहीं करते, पर ये इशारा जरूर करते हैं कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी थी, उनको चुना गया था। और करीब 38 इयर्स की उम्र में वो राजा बने और राजराज चोल प्रथम की उपाधि धारण की, जिसका मतलब है राजाओं का राजा। क्या बात है, अ फिटिंग टाइटल इंडीड। बिल्कुल। और उनकी बहन कुंदवई का भी जिक्र आता है अक्सर। उनका क्या रोल था, वो भी काफी इन्फ्लुएंशियल थी। हाँ, कुंदवई काफी प्रभावशाली थी। उन्होंने प्रशासन में, खासकर मंदिरों के प्रबंधन और दान धर्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो सिर्फ राजा की बहन नहीं थी, बल्कि अपने आप में एक शक्ति केंद्र थी, एक पावर सेंटर थी। अच्छा, तो राजा बनने के बाद राजराज चोल का मतलब एक जबरदस्त मिलिट्री पावर। उनकी सेना और खासकर उनकी नौसेना कमाल की थी। इसकी जरूरत क्यों पड़ी इतनी बड़ी फौज की? क्या हालात थे उस समय? जरूरत बिल्कुल थी। देखिए, जब वो गद्दी पर बैठे, चोल राज्य पर दक्षिण से काफी खतरा था। पांड्या, चेर और सिंगली मतलब श्रीलंका के शासक, हाँ, ये तीनों अक्सर चोलों के खिलाफ एक अलायंस, एक जोड़ बना लेते थे। तो अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने और उसका विस्तार करने के लिए एक शक्तिशाली स्थायी सेना और नौसेना बनाना बहुत जरूरी था। और उन्होंने ये किया, और उन्होंने ये बखूबी किया। तंजावुर के जो अभिलेख हैं, उनमें हमें उनकी सेना की कई रेजिमेंट्स का जिक्र मिलता है। हाथी सेना थी, घुड़सवार सेना, पैदल सेना, काफी ऑर्गेनाइज था सब। और इन रेजिमेंट्स के बारे में कुछ खास बात, मतलब सिर्फ लड़ने वाली यूनिट्स थी या कुछ और भी? हाँ, एक दिलचस्प बात यह है कि इन रेजिमेंट्स की अपनी एक स्वायत्तता, अपनी ऑटोनॉमी थी। वो खुद दान दे सकते थे, मंदिर बनवा सकते थे। अरे वाह। हाँ, ये दिखाता है कि सेना सिर्फ लड़ने वाली इकाई नहीं थी, बल्कि समाज का एक सम्मानित और एक्टिव हिस्सा थी। उनमें एक तरह की कॉर्पोरेट आइडेंटिटी थी, आप कह सकती हैं। इंटरेस्टिंग। तो राजा बनने के बाद उनके शुरुआती मिलिट्री कैंपेन्स कहाँ हुए? सबसे पहला निशाना कौन बने? ये गठबंधन वाले। बिल्कुल। जैसा मैंने कहा, दक्षिण में अपनी पकड़ मजबूत करना उनकी प्रायोरिटी थी।
उस समय पांड्य, चेर और सिंघली गठबंधन एक बड़ा चैलेंज था। तो करीब 988 ईस्वी के आसपास उन्होंने अभियान शुरू किए। और सबसे पहला बड़ा युद्ध 994 ईस्वी में प्रसिद्ध कंडालूर सलाई का युद्ध हुआ। ये केरल के पास कंडालूर में चेरों के खिलाफ एक बहुत अहम नौसैनिक युद्ध था। नेवल बैटल शुरू में ही। ये क्यों इतना अहम था? बहुत अहम, क्योंकि इसने चेर राजा भास्कर रविवर्मन तिरुवाड़ी के बेड़े को नष्ट कर दिया। ये शायद राज की पहली बड़ी सैन्य उपलब्धि थी और इसने समुद्र पर चोल शक्ति की धाक जमा दी। अच्छा। इससे चेर कमजोर हुए और पांड्यों को जो उनसे मदद मिलती थी वो बंद हो गई। फिर उन्होंने पांड्य राजा अमरभुजंग को भी हराया और विरिनम बंदरगाह पर कब्जा किया। कुछ अभिलेख तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने पांड्यों की राजधानी मदुरई को भी तबाह कर दिया था। तो इस तरह उन्होंने दक्षिण के विरोध को सिस्टमैटिकली तोड़ा। और यहीं से उन्हें वो उपाधि मिली मुम्मुडी चोल। बहुत सुना है इसके बारे में, इसका क्या मतलब है? हाँ बिल्कुल, मुम्मुडी चोल यानी 3 मुकुट धारण करने वाला चोल राजा। 3 मुकुट? कौन कौन से? चोल, पांड्य और चेर। ये उपाधि उनकी दक्षिण भारत पर प्रभुत्व का प्रतीक थी। इस विजय के बाद उन्होंने उस क्षेत्र का नाम बदलकर राज मंडलम भी रखा और पांड्य कुलाशनी यानी पांड्यों के लिए वज्र ऐसी उपाधियां भी लीं। पावरफुल टाइटल्स। हाँ, और बाद में 1008 ईस्वी में उनके बेटे राजेंद्र चोल प्रथम के नेतृत्व में सेना ने चेरों से उदयगई पर भी कब्जा कर लिया। तो दक्षिण तो सिक्योर हो गया। Exactly. अब इसके बाद श्रीलंका अभियान आता है। Yes. ये तो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट। हाँ, 993 ईस्वी में उन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया। उस समय वहां के राजा थे महिंद पंचम। उनकी अपनी सेना में केरल के भाड़े के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। अच्छा, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उठाया। बिल्कुल। इस अंदरूनी कला का फायदा उठाकर राज की नौसेना समुद्र पार करके गई और उन्होंने सिंघलियों की 1400 साल पुरानी राजधानी अनुराधापुर उसको नष्ट कर दिया। ओह, राजधानी नष्ट कर दी। ये तो बड़ा कदम था। फिर क्या हुआ? हाँ, अनुराधापुर का पतन एक बड़ा इवेंट था इतिहास में। उन्होंने उत्तरी श्रीलंका पर कब्जा कर लिया और पोलोंडोनारुआ को नई राजधानी बनाया। उसका नाम रखा जननाथ मंगलम। जननाथ मंगलम। हाँ, और उसे चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बना दिया, मुम्डे चोल मंडलम। वहां जीत की याद में एक शिव मंदिर भी बनवाया। लेकिन पूरा श्रीलंका नहीं जीता था उन्होंने। नहीं, ये याद रखना जरूरी है कि राज ने सिर्फ उत्तरी श्रीलंका पर कब्जा किया था। पूरे द्वीप को उनके बेटे राजेंद्र चोल ने बाद में 1017 में जीता था। अच्छा, अब उत्तर और पश्चिम की बात करें तो चालुक्यों के साथ भी उनका काफी टकराव रहा। वो कौन थे और ये टकराव क्यों हुआ? चालुक्य डेक्कन के एक और बड़े पावर थे। 988 ईस्वी के आसपास राज ने गंगापड्डी, नोलमपड्डी और तडिगेपड्डी, ये आज के कर्नाटक के हिस्से हैं, हाँ, इन पर कब्जा किया। ये इलाके पहले राष्ट्रकूटों के अधीन थे, जिन्हें 973 में पश्चिमी चालुक्यों ने हराया था। तो जाहिर है पश्चिमी चालुक्यों से सीधी टक्कर हुई, क्योंकि दोनों ही इस क्षेत्र पर अपना अधिकार चाहते थे। नोलंबो का तो उन्होंने करीब करीब सफाया ही कर दिया था। और ये टक्कर काफी गंभीर थी, शायद कुछ ज्यादा ही दुश्मनी थी। हाँ, काफी गंभीर। एरी वैबिडंग सत्याश्रय का एक शिलालेख है, धारवाड़ से मिला है। उसमें क्या लिखा है? उसमें बताया गया है कि कैसे राजेंद्र चोल, राज के बेटे, 9,55,000 सैनिकों की विशाल सेना लेकर आए और डोनोवारा में भयंकर तबाही मचाई। 9,55,000 सैनिक? हाँ, विशाल सेना। और शिलालेख में ये भी लिखा है कि यह धर्मशास्त्रों में बताए गए युद्ध के नियमों के खिलाफ था, जैसे ब्राह्मणों को मारना, महिलाओं का अपमान करना वगैरह। इससे लगता है कि यह सिर्फ क्षेत्रीय लड़ाई नहीं थी, बल्कि दोनों राजवंशों के बीच बहुत गहरी दुश्मनी थी, पर्सनल राइवलरी जैसी, वैसी ही जैसे कभी पहले पल्लवों और बदामी चालुक्यों में थी। या ये दुश्मनी कुछ ज्यादा ही गहरी थी? देखिए, युद्ध तो हमेशा क्रूर होते हैं, पर शिलालेखों में इस तरह का स्पेसिफिक जिक्र ये इशारा करता है कि शायद ये टकराव असाधारण रूप से भीषण था। इसमें व्यक्तिगत और वंशावली प्रतिष्ठा का सवाल भी जुड़ गया था। इसी दौरान होयसलों से भी मुठभेड़ हुई थी, जो पश्चिमी चालुक्यों के सामंत थे। उन्हें भी हराया गया। फिर वेंगी का किस्सा क्या था? ये आज के आंध्र प्रदेश का इलाका, राइट? करेक्ट। वेंगी पर पूर्वी चालुक्य वंश का शासन था। वहां जटाचोट भीम नाम के एक शासक ने कब्जा कर लिया था। राज ने उसे हराया और शक्तिवर्मन प्रथम को, जो चोलों के मित्र थे,
गद्दी पर बिठाया। अच्छा, दोस्त को बिठाया। हाँ, लेकिन जैसे ही चोल सेना हटी, भीम ने वापस आकर कांची पर हमला कर दिया। अरे, तो राजराज ने फिर उसे खदेड़ा और इस बार उसे मार डाला और शक्तिवर्मन को फिर से वेंगी की गद्दी पर बिठाया। और फिर रिश्ता पक्का करने के लिए शादी भी करवाई। हाँ, बिल्कुल। बाद में इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए उन्होंने अपनी बेटी कुंदुवई की शादी वेंगी के अगले राजकुमार विमलादित्य से कर दी। ये देखिए, मिलिट्री पावर के साथ साथ स्मार्ट डिप्लोमेसी का भी उदाहरण है। बिल्कुल। और कलिंग विजय का भी जिक्र आता है, यानी आज का ओडिशा। हाँ, वेंगी विजय के बाद कलिंग पर भी आक्रमण हुआ था। इसके ज्यादा विवरण नहीं मिलते, पर ये उनके साम्राज्य के पूर्वी विस्तार को दिखाता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंप्रेसिव शायद उनकी नौसेना की ताकत और मालदीव विजय है। ये कैसे हुआ? बिल्कुल, ये उनके शासनकाल के आखिरी विजय अभियानों में से एक था। मालदीव के द्वीपों पर नौसैनिक विजय। चोल अभिलेखों में इन्हें 12,000 पुराने द्वीप कहा गया है। 12,000 द्वीप? हाँ, कंडालूर सलाई की जीत के बाद शायद उन्हें नौसेना का असली स्ट्रेटेजिक महत्व समझ आ गया था। बंगाल की खाड़ी तो प्रैक्टिकली एक चोल झील बन गई थी, उनके कंट्रोल में थी। हाँ। नागपट्टिनम उनका मुख्य बंदरगाह था। श्रीलंका विजय पूरी तरह नौसेना पर निर्भर थी और इसी ताकत ने उनके बेटे राजेंद्र चोल को बाद में श्री विजय यानी दक्षिण पूर्व एशिया पर आक्रमण करने का आधार दिया। और इसमें एक और दिलचस्प बात यह है कि चोलों ने अरब सागर में सदीमंतीय नामक द्वीप पर भी अधिकार किया था। अरब सागर में? हाँ, माना जाता है कि किसी चोल शासक का पश्चिम की ओर ये पहला नौसैनिक अभियान था। ये दिखाता है कि उनकी नजर सिर्फ बंगाल की खाड़ी पर नहीं बल्कि उससे आगे भी थी। ग्लोबल एम्बिशंस थे शायद। बहुत ही। इन युद्धपोतों कप्पल के बारे में कुछ और बताइए। क्या चीज इन्हें इतना एडवांस्ड बनाती थी उस समय के हिसाब से? टेक्नोलॉजी क्या थी? ये वाकई एडवांस्ड थे। इन्हें लंबी दूरी तय करने और समुद्री युद्ध का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था। लकड़ी कौन सी इस्तेमाल होती थी? सागौन और कटहल जैसी मजबूत वाटर रेजिस्टेंट लकड़ियां। अच्छा। कारीगर मोर्टिस और टेनिन तकनीक का इस्तेमाल करते थे, मतलब लकड़ी के टुकड़ों को खांचों और उभारों से फंसाकर जोड़ना। इससे जोड़ बहुत मजबूत बनता था, बिना ज्यादा कीलों के। जहाजों का डिजाइन ऐसा था कि वो लहरों पर आसानी से चल सकें। वाटरप्रूफिंग और बाकी फीचर्स जैसे पाल वगैरह। हाँ, लकड़ी के तख्तों के बीच की जगह को नारियल के रेशे और टार जैसी चीजों से भरकर वाटरप्रूफ बनाया जाता था। मस्तूल होते थे और पाल होते थे, कपास या रेशम के बने हुए, जो हवा का इस्तेमाल करके जहाजों को तेज गति देते थे। और अंदर? जहाजों के निचले हिस्से में हल में सैनिकों, हथियारों और रसद मतलब सप्लाईज रखने के लिए बड़े कंपार्टमेंट्स होते थे। और हाँ, उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क भी कमाल का था। अच्छा, वो कैसे? वो समुद्री रास्तों, मौसम और दुश्मन की गतिविधियों की सटीक जानकारी पहले से ही जुटा लेते थे। ये सब मिलकर चोल नौसेना को उस समय अपराज्य बनाते थे। कमाल है। युद्ध और विजय तो ठीक है, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को संभालना ये भी तो बड़ी बात है। राजराज एक बेहतरीन प्रशासक भी माने जाते हैं। उन्होंने ये किया कैसे, क्या सिस्टम बनाया? हाँ, ये बहुत जरूरी था। उन्होंने प्रशासन को पूरी तरह से रीऑर्गेनाइज किया। साम्राज्य को प्रांतों में बांटा, जिन्हें मंडलम कहते थे। कुल 9 मंडलम थे। 9 मंडलम? हाँ, मंडलम को फिर वलनाडु या कोट्टम में बांटा गया और फिर नाडु यानी जिले, और सबसे छोटी इकाई थी उर यानी गांव। हर लेवल पर अधिकारी नियुक्त थे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव क्या था? सबसे बड़ा बदलाव ये था कि उन्होंने वंशानुगत सामंतों मतलब हेरिडिटरी फ्यूडल लॉर्ड्स जो होते थे, उनकी जगह अपने भरोसेमंद अधिकारियों और राजकुमारों को गवर्नर बनाया। अच्छा, लॉयल लोगों को रखा। हाँ, इससे सेंट्रल कंट्रोल बहुत मजबूत हुआ। पावर सीधा राजा के हाथ में कॉन्सेंट्रेट हो गया। फ्यूडल लॉर्ड्स की मनमानी कम हुई। और टैक्स सिस्टम, सुना है उन्होंने जमीन का सर्वे करवाया था। ये उस जमाने में तो बहुत बड़ा काम रहा होगा। इसका असल फायदा क्या हुआ? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम था। शायद उनके प्रशासन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक। वर्ष 1000 ईस्वी में एक कॉम्प्रहेंसिव लैंड सर्वे करवाया गया, मतलब पूरी जमीन की नपाई और जांच। वाओ, कैसे? जमीन को उसकी फर्टिलिटी, सिंचाई की सुविधा है या नहीं, इन सब आधारों पर क्लासिफाई किया गया। इससे हुआ ये कि टैक्स का असेसमेंट ज्यादा फेयर और सिस्टमैटिक हो गया। मतलब अंदाजे से नहीं? हाँ, अब अंदाजे से नहीं बल्कि जमीन की असल पैदावार क्षमता के हिसाब से टैक्स लगता था।
सामान्य दर उपज का 16 हिस्सा होती थी। ठीक है। इससे राज्य की आमदनी स्टेबल और प्रिडिक्टेबल हो गई, जो इतने बड़े साम्राज्य और इतनी बड़ी सेना को चलाने के लिए बहुत जरूरी थी। और भू राजस्व के अलावा भी कई टैक्स थे, सीमा शुल्क, टोल टैक्स, खानों पर, बंदरगाहों पर, जंगलों पर, नमक पर, प्रोफेशनल टैक्स, हाउस टैक्स, आय के कई स्रोत थे। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, चोलों की ये खासियत मानी जाती है। केंद्र के इतने कंट्रोल के साथ ये कैसे चलता था? कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता था? ऑटोनॉमी भी दी गई थी। अच्छा। हाँ, नाडू की अपनी सभा होती थी, नट्टावई, और उसका मुखिया नट्टार। गांव स्तर पर ग्राम सभा थी, उर सभा, जो स्थानीय मामले देखती थी, मंदिर बनवाना, तालाब खुदवाना, जमीन के झगड़े सुलझाना, बाजार नियंत्रित करना, ये सब काम। और सभा की मदद के लिए? ग्राम सभा की मदद के लिए अलग अलग समितियां होती थीं, जिन्हें वारियम कहते थे, जैसे सिंचाई समिति, न्याय समिति वगैरह। और केंद्र में राजा की मदद के लिए मंत्री परिषद थी, जिसमें उच्च अधिकारी पेरुंतारम और निम्न अधिकारी सिरुंतरम होते थे। तो सिस्टम हायरार्किकल था, पर लोकल लेवल पर काफी पार्टिसिपेशन था। बड़ा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम था ये। बिल्कुल। अब आते हैं उस चीज पर जिसके लिए राजराज चोल शायद सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, बृहदीश्वर मंदिर, थंजावुर का वो अजूबा। ये सिर्फ एक मंदिर था या उससे कुछ ज्यादा? यकीनन ये सिर्फ एक मंदिर नहीं था। 1010 ईस्वी में बनकर पूरा हुआ ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, और इसका नाम राजराजेश्वरम भी रखा गया, राजा के नाम पर ही। हाँ। ये द्रविड़ वास्तुकला का शिखर है, अ मास्टरपीस। इसका विशाल विमान, मतलब मंदिर का जो मुख्य टावर है, हाँ, वो टावर, वो 216 फीट ऊंचा है, उस समय दुनिया में सबसे ऊंचा। और उसके ऊपर जो कुंभम रखा है, कलश जैसा शिखर, वो पत्थर, हाँ, वो करीब 80 टन का है और एक ही ग्रेनाइट पत्थर से बना है। 80 टन एक पत्थर? अरे बाप रे, उसे उतनी ऊंचाई तक पहुंचाया कैसे गया होगा? ये सोचकर ही मतलब दिमाग घूम जाता है। माना जाता है कि उसे ऊपर ले जाने के लिए कई किलोमीटर लंबा एक रैंप, एक ढलान वाला रास्ता बनाया गया था। कई किलोमीटर लंबा रैंप? हाँ, सोचिए कितना प्लानिंग और लेबर लगा होगा। फिर मंदिर के प्रवेश द्वार पर नंदी की विशाल मूर्ति है, शिव का वाहन, करीब 16 फीट लंबी और 13 फीट ऊंची, वो भी एक ही पत्थर से तराशी गई है। कमाल है। और पूरा मंदिर ग्रेनाइट से बना है, और सबसे नजदीकी ग्रेनाइट की खान मंदिर से 60 किलोमीटर दूर है। 60 किलोमीटर? तो ये पत्थर लाए कैसे गए? ये दिखाता है कि ये सिर्फ भक्ति का नहीं, बल्कि शाही शक्ति, रिसोर्सेज और इंजीनियरिंग स्किल का भी जबरदस्त प्रदर्शन था। एक पावर स्टेटमेंट था ये। तो ये मंदिर एक तरह से पावर स्टेटमेंट भी था? बिल्कुल। और ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं थी, ये धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स का हिस्सा है। अच्छा। यहाँ वैदिक पाठशालाएं थीं, संगीतकार थे, नर्तक थे। शिलालेखों में 400 देवदासियों का जिक्र मिलता है, जो मंदिर की सेवा में थीं। 400 देवदासियां? हाँ, और मंदिर की दीवारों पर हजारों पंक्तियों के शिलालेख खुदे हैं। वो राज के शासन, उनके अनुदानों, मंदिर के प्रशासन और उस समय के समाज के बारे में जानकारी का खजाना है। These inscriptions are like a time capsule. सही में। और अंदर की कलाकृतियां, सुना है वहां खास पेंटिंग्स भी हैं, फ्रेस्कोज। हाँ, अंदरूनी दीवारों पर शानदार भित्ति चित्र, फ्रेस्कोज हैं, जिनमें राजराज और उनके गुरु करूरुवर का चित्र भी शामिल है। ये चोल काल की चित्रकला के एकमात्र बचे हुए नमूने माने जाते हैं। Only surviving examples. वाओ। हाँ। और गर्भगृह के ऊपर पहले तल की बाहरी दीवार पर भरतनाट्यम के 108 करण होते हैं ना, नृत्य मुद्राएं। हाँ हाँ। उनमें से 81 करण चित्रित हैं। तो ये मंदिर कला, धर्म, इतिहास सबका संगम है। अद्भुत है। अद्भुत। राजराज चोल का एक और बड़ा सांस्कृतिक काम था शैव भजनों, द तेवारम को खोजना और संकलित करवाना। ये कैसे हुआ? ये भजन खो कैसे गए थे? ये भी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। माना जाता है कि ये भजन जो तमिल शैव संत कवियों नयनारों ने गाए थे, वो समय के साथ बिखर गए थे या शायद भुला दिए गए थे। मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में थे पर एक जगह नहीं थे। अच्छा। कहानी यह है कि राजराज ने अपने दरबार में थेवरम के कुछ अंश सुने और वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इन खोए हुए खजाने को ढूंढने का फैसला किया।
उन्होंने नंबी आंदार नंबी नाम के एक विद्वान की मदद ली। तो क्या नंबी को पता था कि वो कहाँ है? ये कैसे पता चला? किंवदंती है, लेजेंड है कि नंबी को दैवीय प्रेरणा से पता चला कि ये भजन चिदम्बरम के प्रसिद्ध थिल्लई नटराज मंदिर के एक बंद कमरे में रखे हैं। ताड़ के पत्तों पर लिखी पांडुलिपियां थीं जिन्हें दीमकों ने काफी नुकसान पहुंचा दिया था। ओहो, दीमकों ने खा लिया था? हाँ, काफी हद तक, लेकिन वहां के जो पुजारी थे, दीक्षितार, वो उन्हें देने को तैयार नहीं थे। कुछ विवाद था। फिर राजा ने इंटरवीन किया, जाहिर है। हाँ, तब राजराज ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने क्या किया? नयनार संतों की मूर्तियों का चिदम्बरम की गलियों में जुलूस निकलवाया। इसके बाद पुजारी पांडुलिपियां देने को राजी हुए। अच्छा, ये तरीका अपनाया। हाँ, इसीलिए राजराज को तिरुमुरई कंदचोलन कहा गया। जिसका मतलब तिरुमुरई को बचाने वाला चोल। तिरुमुरई मतलब वो पूरा शैव भजन संग्रह। नंबी ने फिर इन भजनों को व्यवस्थित किया, संकलित किया, जो 11 पुस्तकों में बटे। बाद में 12वीं पुस्तक सिक्कीजार का पिरिया पुराणम जोड़ी गई और ये पूरा संग्रह तिरुमुरे कहलाया। हाँ, ये पूरा संग्रह तिरुमुरे कहलाया। तमिल शैव धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है और इसी के बाद मंदिरों में भगवान के साथ साथ नयानार संतों की मूर्तियां भी रखने की परंपरा शुरू हुई। ये भी एक बड़ा योगदान था उनका। कला के दूसरे रूपों की बात करें तो चोल कांस्य प्रतिमाएं, खासकर नटराज की, तो विश्व प्रसिद्ध हैं। इनका क्या कनेक्शन है राजराज से? हाँ, चोलकाल धातु ढलाई की कला, खासकर कांस्य मूर्ति कला का स्वर्ण युग था। नटराज यानी नृत्य करते हुए शिव की प्रतिमाएं तो टेक्निकल परफेक्शन और स्पिरिचुअल डेप्थ का अद्भुत संगम है। राजराज के काल में इस कला को बहुत प्रोत्साहन मिला। और साहित्य? उनके काल में तमिल साहित्य और संस्कृति का भी खूब विकास हुआ। वो खुद कट्टर शैव थे। शिवपाद शेखर उपाधि भी ली उन्होंने। शिवपाद शेखर मतलब? जिसके मुकुट पर शिव के चरण हो। इतनी भक्ति थी, पर वो दूसरे धर्मों का भी सम्मान करते थे। विष्णु मंदिर भी बनवाए, बौद्ध विहारों को भी दान दिया, काफी सहिष्णु थे। अच्छा, सिक्कों में भी उन्होंने कुछ बदलाव किया था, पहले कुछ और चलता था। हाँ, चोलों के पुराने सिक्कों पर बाघ का निशान होता था, जो उनका प्रतीक था। साथ में सहयोगी राज्यों के निशान भी होते थे। राजराज ने नए तरह के सिक्के चलाए, एक तरफ खड़े हुए राजा की आकृति और दूसरी तरफ बैठी हुई देवी की। राजा और देवी? हाँ, ये डिजाइन इतना पॉपुलर हुआ कि दक्षिण भारत में काफी फैला और श्रीलंका के राजाओं ने भी बाद में इसकी नकल की। और शिलालेखों पर उनका खास जोर था, जैसा बृहदीश्वर मंदिर के संदर्भ में भी पता चला। क्यों इतना जरूरी था सब कुछ पत्थर पे लिखवाना? क्या सोचती इसके पीछे? ये उनकी लेगेसी बनाने का तरीका था, इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाने का। वो अपनी सैन्य उपलब्धियां, जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, मंदिरों को दिए गए दान, सब कुछ विस्तार से पत्थरों पर दर्ज करवाना चाहते थे। इनको मेई कीर्ति कहा जाता है। मेई कीर्ति? हाँ, प्रशस्ति, ताकि आने वाली पीढ़ियां उन्हें याद रखें, उनके काम को जाने। और उन्होंने सिर्फ अपने ही नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के रिकॉर्ड भी संरक्षित किए। अच्छा, कैसे? तिरुमलवाड़ी मंदिर का एक शिलालेख है जो इसका बेहतरीन उदाहरण है। उसमें राजा का आदेश है कि मंदिर का पुनर्निर्माण करने से पहले दीवारों पर जो पुराने शिलालेख खुदे हैं उनको पहले कॉपी किया जाए। हाँ। और जब दीवारें दोबारा बन जाएं तो उन्हें फिर से उकेरा जाए। इट शोज अ रिमार्केबल सेंस ऑफ हिस्ट्री एंड प्रिजर्वेशन। वाकई इतिहास का कितना सम्मान था। व्यापार और कूटनीति में भी वो एक्टिव थे। दूसरे देशों से संबंध कैसे थे? बिल्कुल एक्टिव थे। उनके दक्षिण पूर्व एशिया जैसे श्रीविजय साम्राज्य, आज का इंडोनेशिया और मलेशिया का हिस्सा, और चीन के साथ मजबूत व्यापारिक और राजनीतिक संबंध थे। चीन के साथ भी? हाँ, तमिल व्यापारी संघ थे जैसे अयावुले और मणिग्रामम। ये समुद्री व्यापार में बहुत एक्टिव थे। अरब व्यापारियों से भी उनके अच्छे संबंध थे। उन्हें नागपट्टिनम जैसे बंदरगाहों में मस्जिद बनाने की अनुमति भी दी गई थी। मस्जिद बनाने की अनुमति? हाँ, ये उनकी धार्मिक सहिष्णुता और प्रैग्मेटिक अप्रोच दिखाता है। ट्रेड बहुत जरूरी था साम्राज्य की प्रॉस्पेरिटी के लिए। उनके निजी जीवन के बारे में कुछ और जानकारी है? परिवार, रानियां, बच्चे? हाँ, उनकी कई रानियां थीं, जैसे ओलोकम देवियार, तिरुपुवनम देवियार। इन्हीं से पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम हुए थे। अच्छा, उत्तराधिकारी? हाँ, पंचवन महादेवी भी थीं, जिनसे बेटी कुंदवी हुई। और भी थीं, कम से कम 3 बेटियां और एक बेटा राजेंद्र प्रथम थे, जो उनके उत्तराधिकारी बने। बेटी कुंदवी की शादी वेंगी के चालुक्य राजकुमार विमलादित्य से हुई थी, जैसा हमने पहले बात की। हाँ। वो खुद शिव भक्त थे, जैसा मैंने कहा, पर सहिष्णु शासक थे। अपने शासन के अंतिम वर्षों में
लगभग 1012-14 ईस्वी के आसपास उन्होंने एक बहुत समझदारी का काम किया। उन्होंने अपने बेटे राजेंद्र को सहशासक को-रीजेंट बना दिया। को-रीजेंट मतलब साथ में शासन। हाँ, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी ताकि सत्ता का हस्तांतरण, पावर ट्रांजिशन स्मूथली हो और राजेंद्र को प्रशासन का अनुभव भी मिल जाए पिता के रहते ही। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सोचा उन्होंने। बिल्कुल। और 1014 ईस्वी में तमिल महीने माका में उनका निधन हो गया। हाल ही में उनके धर्म को लेकर एक विवाद छिड़ा था, मुझे याद है, खासकर पोन्नियिन सेल्वन फिल्म के रिलीज होने के बाद। क्या मामला था वो, कि वो हिंदू राजा थे या नहीं? हाँ, ये बहस उठी थी। कुछ लोगों का, जिनमें फिल्म निर्देशक वेट्रीमरन और अभिनेता कमल हासन शामिल थे, उनका कहना था कि राजराज चोल को हिंदू राजा कहना हिस्टोरिकल एक्यूरेसी के हिसाब से सही नहीं है। क्यों, क्या तर्क था? उनका तर्क था कि राजराज के समय में हिंदू धर्म शब्द का इस्तेमाल आज के कलेक्टिव टर्म के रूप में नहीं होता था। लोग खुद को शैव, वैष्णव या अन्य पंथों से आइडेंटिफाई करते थे। राजराज चोल निश्चित रूप से शैव थे। हाँ, वो तो क्लियर है। उनका पॉइंट था कि हिंदू शब्द बाद में इन सभी भारतीय पंथों को एक साथ बताने के लिए ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। तो उस समय के कॉन्टेक्स्ट में उन्हें सिर्फ शैव कहना ज्यादा एक्यूरेट है, हिंदू नहीं। अच्छा। और दूसरी तरफ का क्या तर्क था, जो लोग उन्हें हिंदू राजा मानते हैं? दूसरी तरफ कई लोगों का तर्क था कि शैव धर्म सनातन हिंदू धर्म का ही एक अभिन्न अंग है और हमेशा से रहा है, क्योंकि राजा राज शैव थे और उन्होंने इतने भव्य शिव मंदिर बनवाए जो हिंदू आस्था के प्रमुख केंद्र हैं, इसलिए उन्हें हिंदू राजा कहना गलत नहीं है। ये शब्द हिंदू भले ही उस रूप में प्रचलित ना रहा हो, पर एसेंस तो वही था। तो ये बहस काफी हद तक इस पे निर्भर करती है कि हम इतिहास और धार्मिक पहचान को कैसे देखते हैं। क्या हम उस समय के स्पेसिफिक टर्म्स का इस्तेमाल करें या आज की ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग का? तो ये डिबेट असल में हिस्टोरिकल टर्मिनोलॉजी वर्सेस मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग की है। कौन सा चश्मा लगाकर देखें? मोस्टली यस, काफी हद तक यही है। महत्वपूर्ण ये है कि हम दोनों पक्षों के तर्कों को निष्पक्ष रूप से समझें। राजराज शैव थे, ये एक फैक्ट है। वो आज की परिभाषा में हिंदू थे या नहीं, ये इंटरप्रिटेशन का विषय है और इस पर अलग अलग मत हो सकते हैं। सही। हमें बस ये ध्यान रखना चाहिए कि हम आज के चश्मे से अतीत को देखते समय सावधान रहें और आज की राजनीति को अतीत पर न थोपें। सही बात है। अब बात और भी रोचक हो जाती है। सोचिए, 1000 साल पहले का एक शासक आज भी इतनी बहस और चर्चा का विषय है। उनकी पहचान और धर्म पर आज भी इतनी गर्मागर्म बहस हो रही है। ये क्या दिखाता है? इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये दिखाता है कि उनका प्रभाव कितना गहरा और स्थायी था। उनकी लेगेसी आज भी कितनी रेलेवेंट है, कितनी जीवित है। हाँ। और शायद ये हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि हम ऐतिहासिक शख्सियतों को, खासकर धर्म और पहचान जैसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज पर आज के नजरिए से कितना समझ सकते हैं और कितना नहीं। क्या हम अतीत पर आज की कैटेगरीज थोप रहे हैं या क्या उन कैटेगरीज में कुछ कॉन्टिन्यूटी है? ये सवाल राजराज चोल की विरासत को और भी फैसिनेटिंग बना देता है। उनके बारे में सोचते रहने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel, Vyaktittva, The Epic Tales. धन्यवाद।